शायद उनको जानते होंगे। दरभंगा पब्लिक स्कूल जो कि एक दरभंगा में कई वर्षों से अच्छे स्तर के स्कूलों में जानी जाती है, उनके वो फाउंडर एंड डायरेक्टर। Ladies and gentlemen, put your hands together and give a big round of applause for the member सम्मानित के लिए हम बुलाना चाहेंगे मिस्टर विजय सिंह को, एसटीबी के वाइस चेयरमैन मिस्टर विजय सिंह कृपया स्टेज में आए। जैसा कि हमारी मिथिलांचल की परंपरा है, जब हम अपने अतिथि को बुलाते हैं उनको पाग और चादर से सम्मान करते हैं और इसी परंपरा को आगे रखते हुए आज सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस परिचय के लिए। एक छोटा सा करेक्शन, मेरे स्कूल के फाउंडर मेरे पिताजी हैं, मैं उसको केवल कैरी कर रहा हूँ, ये क्रेडिट मैं नहीं ले सकता उनका। इंट्रोडक्शन आमतौर पर बहुत अच्छी बातें लोगों के बारे में बताई जाती हैं, लेकिन जो सच है वो भी कई बार जो है वो फिक्शन से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। तो मैं आपको आज पहले ये बताऊंगा कि मैंने कितनी बार फेल किया हूँ और कितनी बार मैंने अपना करियर बदला है। जब मैं क्लास 10 से क्लास 11th में गया, तो जैसे अभी के बच्चे और कुछ गार्जियंस जो सवाल कर रहे थे, तो मेरे पिताजी और मैं हम लोग इतना कंफ्यूज थे कि मैं लास्ट में मैंने मैथ्स और बायोलॉजी दोनों ले लिया, क्योंकि ये कंफ्यूजन रहा हम लोगों का कि ये मैथ्स लेना चाहिए कि बायोलॉजी लेना चाहिए। तो उसका परिणाम ये हुआ कि मैथ्स और बायोलॉजी दोनों ले लिया। और जब मैंने +2 खत्म किया, तब तक जैसा डॉक्टर प्रेम मिश्रा बता रहे थे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एक साल में जिनको रियलाइज हो जाता है कि शायद वो IIT के लिए मेडिकल के लिए नहीं बने हैं, तो मैं उसमें ही हूँ जिसको एक साल में आभास हो गया कि शायद मेरे से IIT या मेडिकल नहीं हो पाएगी या मैं उसके लिए नहीं बना। तो +2 के बाद मैंने IIT और मेडिकल दोनों का फॉर्म भरा हुआ और एग्जामिनेशन नहीं दिया, ना IIT का और ना मेडिकल का। और आपको आश्चर्य होगा ये सुन के कि मैंने जो पढ़ाई की ग्रेजुएशन में वो साइंस की थी नहीं, तो मैंने पढ़ाई की इकोनॉमिक्स की दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन। और उसके बाद उस स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में मैंने वापस डिसीजन लिया ग्रेजुएशन के बाद, और मैंने ग्रेजुएशन के बाद मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की, जिनका ना मैथ से कोई वास्ता है, जिसका ना बायोलॉजी से कोई वास्ता है और जिसका ना इकोनॉमिक्स से कोई वास्ता है। और ये पढ़ाई मेरी जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से किया, और मैंने पढ़ा रेडियो एंड TV जर्नलिज्म। जब ये मैं पढ़ाई कर रहा था, उस पढ़ाई के दौरान मैं बन गया डॉक्यूमेंट्री मेकर और कश्मीर चला गया, वहाँ मैंने कश्मीर के ऊपर फिल्म बनाई। वापस आया, मैंने प्रोडक्शन हाउस में 1 साल काम किया, और चूंकि मैं इंग्लिश और मैथ्स ये 2 सब्जेक्ट में अच्छा हुआ करता था, तो मैंने मैनेजमेंट का एग्जामिनेशन दिया, और मैनेजमेंट का एग्जामिनेशन देके मैंने बहुत ही अच्छे किसी मैनेजमेंट कॉलेज को ज्वाइन किया, और फिर मैंने MBA किया। जब मैं MBA कर रहा था, उस टाइम में 2 साल यही सोचता रहा कि मुझे फार्मास्यूटिकल कंपनी ज्वाइन करनी है। मैंने सारे प्रोजेक्ट्स जो है अपने रैनबैक्सी और डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जो फार्मा की कंपनियां हैं उसके ऊपर किया। और जब ये कोर्स खत्म हुआ, तब मैंने ज्वाइन किया टेलीकम्युनिकेशंस वोडाफोन आइडिया। सोचा ये था कि बॉम्बे में जाके नौकरी करेंगे, और मेरी जो पहली असाइनमेंट थी वो हरियाणा के भिवानी नाम के शहर के पास एक गांव में थी। तो मतलब 1 साल तक आप समझिए कि मैं केवल गांव में ही रहा हरियाणा में। कई बार ऐसा हुआ कि होटल भी प्रॉपर नहीं मिला, धर्मशाला में, लॉबीज में, इन सब में ही किसी तरह रहते हुए अपना टाइम गुजारा। 10 साल के करियर में 10 बार अपना स्टेट मेरा चेंज हुआ, और उसके बाद फाइनली मैं बिहार आया और यहाँ मैं स्कूल को रन कर रहा हूँ। मैंने यहाँ की B.Ed किया, अभी मैं PhD का स्टूडेंट हूँ। अब आप देखिए कि मैं तो एक छोटा सा नुमाइंदा हूँ, इसने कितनी दफ़ा अपना करियर को चेंज किया है, यानी मैं कितना कंफ्यूज रहा हूँ। लेकिन अगर आप मुझसे कहेंगे कि ये कंफ्यूजन बुरा है, तो मैं आपसे बिल्कुल इस बात पे आपके साथ मैं एग्री नहीं करूँगा, सहमत नहीं हूँ कि बेसिकली मुझे बाई नेचर और बाई इंस्टिंक्ट लगता है
कि अगर कोई कंफ्यूज्ड है तो वो गंभीर है, क्योंकि कंफ्यूज्ड वही आदमी है जो किसी चीज को बारीकी से गंभीरता से सोच रहा है। और बाकी जो फेलियर्स हैं उसके लिए मैं हमेशा एक बात अपने स्टूडेंट से भी कहता हूँ कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। जस्ट बिकॉज कि एक इंसान जो है वो एक जगह पर नहीं सक्सेसफुल हो पा रहा है, इसीलिए वो अगली सीढ़ी नहीं चढ़ पाएगा, ऐसा कभी होता नहीं है। स्टीव जॉब्स, आप लोगों ने नाम सुना होगा उनका, एप्पल कंपनी के फाउंडर थे और मुझे लगता है कि पिछली सदी के जो सबसे बड़े एक अलग तरीके के क्रांतिकारी थे। मैं क्रांतिकारी कहूँगा, क्रांतिकारी जरूरी नहीं है कि केवल आपको मूवमेंट के फॉर्म में रिवॉल्यूशंस लाते हैं। क्रांतिकारी वो भी हो सकते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों को परिभाषित करने का तरीका बदलते हैं, नया करते हैं, क्रांतिकारी। तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में निश्चित रूप से क्रांतिकारी है। उनका एक कथन है कि कीप लुकिंग, डोंट सेटल, स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश। मतलब आपको अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो आपको हमेशा अगले कदम के लिए सोचना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा और आपको भूखा होना पड़ेगा। 2014 क्रिकेट के कुछ लोग शौकीन होंगे यहाँ पर, 2014 में एक बड़ी ही डार्क हॉर्स जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, वैसी टीम ने मैच जीता था वर्ल्ड कप का T20 का। उस टीम का नाम है वेस्ट इंडीज। ये वेस्ट इंडीज विवियन रिचर्ड्स और एम्ब्रोज और वॉल्श और क्लाइव राइट की वेस्ट इंडीज नहीं थी। ये एक घिसी पिटी हारी थकी टीम थी जिसने 2014 का वर्ल्ड कप जीत लिया। मुझे उस मैच के मैन ऑफ द मैच सेरेमनी का कैप्टन का आंसर भुलाए नहीं भूलता है। उससे पूछा, रवि शास्त्री या हर्षा भोगले थे, उन्होंने पूछा कि आपकी टीम जब खेलने आई तो इस टीम के बारे में किसी ने कोई भी उम्मीद नहीं रखी थी, आपको क्या लगता है आप कैसे जीत गए? और उसका आंसर जो था वो कमाल था। उसने कहा हमारी टीम लेस टैलेंटेड है, हमारी टीम कमजोर थी, ना हमारे पास बहुत अच्छे बैट्समैन थे, ना हमारे पास बहुत अच्छे बॉलर थे, हमारे पास केवल एक चीज थी, वो थी भूख। We were hungrier than others। हमारे अंदर जो है जीतने की भूख, क्योंकि हम जीते नहीं थे, बहुत सालों से नहीं जीते थे, इसलिए हमारा पेट जो है बिल्कुल खाली था। और जो टीमें यहाँ पर आई थी वो ऑलरेडी बहुत सारे कीर्तिमानों को स्थापित करके आई थी, तो उनकी भूख हमसे कम थी। तो ये भूख जो है वो कई बार आपके लेस टैलेंट के लिए कंपनसेशन कर देती है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आगे कामयाब होने के लिए जो सबसे बड़ी चीज होगी नेसेसरी, जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 7th 8th 9th 10th 11th 12th जो भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप ये ध्यान रखिए कि आमतौर पे हम लोग करियर को एक लाइन की तरह मान लेते हैं कि अच्छा ठीक है, ये मेरा IIT है, ये IIT के मैं इस तरफ खड़ा हूँ और ये मेरा कंप्लीट कर जाएगा तो मैं इस लाइन के उस तरफ चला जाऊंगा और आई विल बी सक्सेसफुल। नहीं, करियर का मतलब है कंटिन्यूअस रीइन्वेंशन, अपने आप को हमेशा पुनराविष्कार करते हुए चलना पड़ेगा। आप सोचिए, अगर 1985 में किसी ने सुंदर पिचाई से पूछा होता कि आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं, तो क्या उन्होंने अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में ये इमेजिन किया होता कि वो गूगल के CEO बनेंगे? क्योंकि गूगल ही एग्जिस्ट नहीं करता था, टेक्नोलॉजी ही एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये जो जनरेशन अभी बैठी हुई है, आप जब नौकरी करने के लायक होंगे, आप जब उस उम्र की दहलीज पर पहुंचेंगे, ये दुनिया बदल चुकी होगी। आपने जो टारगेट अपना लिया होगा वो कंप्लीटली चेंज कर जाएगा। वन ChatGPT विल कम और पूरी दुनिया को बदल देगा। एक गूगल आया, उसने पूरी दुनिया को बिल्कुल बदल दिया। आप सोचिए कि आज से 25 साल पहले इंडियन स्कूल ऑफ माइंस का जो माइनिंग प्रोग्राम होता था वो बहुत ही सॉट आफ्टर प्रोग्राम था। अब माइनिंग चेंज कर गई, माइनिंग के लिए अब वैसा करियर है ही नहीं, क्योंकि माइनिंग में अब जो ह्यूमन ब्रेन्स है वो कम यूज हो रहे हैं, मशीन्स और कंप्यूटर्स ज्यादा यूज हो रहे हैं। जितने माइनिंग इंजीनियर हैं, या तो उनको अपने आप को रीइन्वेंट करना पड़ा या उन्होंने अपना करियर चेंज कर लिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन्फोसिस, TCS और विप्रो और सत्यम जैसी कंपनियों में जो इंजीनियर्स का, मेरे साथ IITian बैठे हुए हैं यहाँ पर, यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब दैट बेटर, कि इनके जो बैचमेट्स भी होंगे, आई एम श्योर कि मैं जो कह रहा हूँ उससे आप इत्तेफाक रखेंगे कि अलग अलग स्ट्रीम्स के जो माइनिंग हो, चाहे जो केमिकल इंजीनियर हो, चाहे जो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियर हो, इन्होंने अपने करियर को तमाम बार चेंज किया है।
ये लोग सेक्टर्स चेंज करते चले जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक बार अगर आईआईटी में एंट्री ले ली या किसी और अपने अच्छे इंस्टीट्यूशन में एंट्री ले ली, इट डजंट गारंटी सक्सेस। सक्सेस का मतलब है कि आपको कंटिन्यूअस वर्क करना पड़ेगा, आपको कंटिन्यूअस अपने आप को रीइन्वेंट करना पड़ेगा। और यही मुझे लगता है कि कामयाबी का इस जनरेशन में पैमाना होने वाला है। केवल एक बार आपने एसएससी क्वालिफाई कर लिया या बैंकिंग क्वालिफाई कर लिया या आईआईटी क्वालिफाई कर लिया या पीएचडी कर लिया, इट डजंट गारंटी सक्सेस, क्योंकि ये एक मूविंग टारगेट है जो कंटिन्यूअसली चेंज करती रहेगी। और लॉन्ग रन में वही व्यक्ति कामयाब होंगे जो अपने आप को रीइन्वेंट करते चले जाएंगे, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदलती चली जाएगी। तो इसीलिए आपको अगर कोई एक स्किल अपने अंदर डेवलप करनी है तो वो करनी है कि आपको चेंज मैनेजमेंट। ये आईआईटीएन है, लेकिन जब उन्होंने अपनी कोचिंग को स्टार्ट किया होगा तो ये आईआईटी की डिग्री इनको कम काम आई होगी और अंदर की जो ताकत है वो ज्यादा काम आई होगी। ये मैं बहुत ही विश्वास के साथ कह सकता हूँ। सामने बैठे जितेश जी, ही इज एन आईआईटीएन, लेकिन इनको मैंने देखा हुआ है स्टेशन के पास सुबह 3 बजे उठकर अखबारों में पैम्फलेट डालते हुए। क्या काम आई उस टाइम आईआईटी की डिग्री? कुछ काम आया? इनको मैंने देखा हुआ है जो पोस्टर्स पर छपने के दुकान होते हैं वहां पर अकेले बैठ के कंप्यूटर पे उसके साथ लड़के के साथ बैठ के अपने बैनर और पोस्टर्स को डिजाइन करते हुए। काम आया आईआईटी का डिग्री? काम आई अंदर की ताकत। आईआईटी ने कॉन्फिडेंस दिया, आईआईटी ने कॉन्फिडेंस दिया, आईआईटी ने आपको कॉम्पिटिटिव बनाया, आईआईटी ने आपको एक ऐसा पीयर ग्रुप दिया जिसको देख के आप जिंदगी भर मोटिवेट हो सकते हैं, क्योंकि बैचमेट्स जो होंगे वो एवरेज लेवल से बहुत ऊपर के होंगे। दैट विल गिव यू कांस्टेंट इंस्पिरेशन। तो अगर किसी को आईआईटी जाना है, उसकी सबसे बड़ी वजह आपसे मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि इट इज द बैचमेट्स दैट यू विल गेट, जो कि आपको इंस्पायर करेंगे जिंदगी भर अच्छा करने के लिए। ये सबसे बड़ी वजह है आपकी आईआईटी जाने के लिए। करियर तो आपका चेंज हो जाएगा, करियर आपको कभी बार चेंज हो जाएगा। आप आईआईटी के बाद आईएएस बन जाएंगे, हो सकता है आईआईटी के बाद आप मैनेजमेंट करेंगे, हो सकता है आईआईटी के बाद हो सकता है आप एंटरप्रेन्योर बन जाएं, आईआईटी के बाद हो सकता है आप प्रोफेसर बन जाएं। लेकिन ये जो 4 साल में आपको आईआईटी सिखाएगी वो सबसे बड़ी चीज है, आपको हिम्मत नहीं हारना, थकना नहीं, रुकना नहीं और कॉम्पिटिटिव होते हुए इंस्पिरेशन के साथ आगे बढ़ना। ये चीज आपको आईआईटी सिखा देगी। दैट इज व्हाई आईआईटी इज ग्रेट। अदरवाइज जो आज उनको भी बहुत चीजें याद नहीं होंगी जो उन्होंने आईआईटी में पढ़ी थी। तो ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चीज जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि री इन्वेंशन आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले दिनों में। सेकेंड चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा वो आपसे करना चाहूंगा थ्योरी ऑफ पिरामिड। जब आप पूछते हैं, मेरे साथ कई स्टूडेंट्स और पेरेंट्स इंटरेक्ट करते हैं जो पूछते हैं सर कौन सा करियर अच्छा होगा, इसका एक्चुअली कोई जवाब ही नहीं है। उसका रीजन ये है कि हर करियर एक पिरामिड की तरह है। पिरामिड में क्या होता है? बेस बड़ा होता है, नीचे और ऊपर छोटा होता है। चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो वकालत हो, हर जगह थ्योरी ऑफ पिरामिड काम करती है। आप लहरियासराय कोर्ट में चले जाइए, आपको बहुत सारे ऐसे लॉयर्स मिलेंगे जिनके पास बीए एलएलबी की डिग्री है, जो 50 रुपए में आपको एफिडेविट बनाते हैं और पूरे दिन की उनकी कमाई शायद 300 से 400 रुपए की दिन होती है, दिन की कमाई। ऐसे भी वकील हैं इस देश में जो एक हियरिंग का 15 लाख रुपया लेते हैं। मैं एग्जैजरेट नहीं करूं, मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूं। एक हियरिंग का मतलब एक दिन नहीं होता है, एक दिन के अंदर 3 से 4 हियरिंग करते हैं ऐसे लॉयर्स। एक हियरिंग का 15 लाख रुपया लेते हैं ऐसे वकील हैं इस देश में। दोनों के पास एक ही डिग्री है, एलएलबी। तो क्या लॉ अच्छा करियर है? द आंसर इज यस एंड नो। आप उस करियर में किस मुकाम पर है ये डिसाइड करेगा कि आप कामयाब हैं या आप नाकामयाब हैं। इंजीनियरिंग अच्छा है कि बुरा है? इस कंट्री में ऐसा कोई आदमी ही नहीं है जिसने +2 किया हो और उसकी इंजीनियरिंग की सीट ना मिले। मैं गारंटी तो मैं दूंगा सीट। 50% हिंदुस्तान के अंदर इंजीनियरिंग की सीटें खाली रह जाती है। दिस इज अ हार्ड फैक्ट। हर एक साल तमिलनाडु और महाराष्ट्र में 30-40 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो रहे हैं। तो इंजीनियरिंग करना ग्रेट है? नो, नॉट एट ऑल। ग्रेट ये है कि इंजीनियरिंग आपने कहां से किया।
और इंजीनियरिंग करने के बाद आपने कहां नौकरी की, किस मुकाम को हासिल किया। तो एक सुंदर पिचाई भी इंजीनियर है बाय क्वालिफिकेशन, जो गूगल के अंदर हिंदुस्तान तक का नाम रोशन कर रहे हैं। और मैं आपको एक अनफॉर्चुनेट सच बताता हूं कि हमारे यहाँ जब टीचर्स का इंटरव्यू होता है तो 50% से ज्यादा इंजीनियर्स आते हैं। मैं इसमें डिसरेस्पेक्टफुली नहीं कह रहा हूं कि टीचिंग का जॉब खराब है और इंजीनियरिंग का बेहतर है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन्होंने टीचिंग इसलिए नहीं चुनना चाह रहे हैं ये लोग क्योंकि ये करना चाह रहे हैं, ये इसलिए चुनना चाह रहे हैं टीचिंग क्योंकि इनको कहीं जॉब नहीं मिल रही। दे आर नॉट ट्राइंग टू चूज टीचिंग आउट ऑफ चॉइस। अगर आउट ऑफ चॉइस करें तो सलाम हो, लेकिन ये चुन रहे हैं और चुनने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि तमाम जगह इन्होंने अपने हाथ आजमा लिए और नौकरी नहीं मिली। क्या इंजीनियरिंग अच्छा है? आंसर इज यस और नो। इस देश में कोई ऐसा इंसान ही नहीं है +2 वाला जिसको इंजीनियरिंग में एडमिशन ना मिले, मेरी गारंटी है, मैं दिलवा दूंगा। ये मत कहिएगा जो कहां से करना है, वो नहीं करवा पाएंगे, ये करवा देंगे। जो व्यक्ति इंजीनियरिंग करना, क्योंकि 50% सीट खाली है, लोग कटोरा लेकर के इंजीनियरिंग की एडमिशन कराने के लिए घूम रहे हैं। कहां से करना ये इंपॉर्टेंट है। ये चीज हर करियर में एप्लीकेबल है। आप इमेजिन कीजिए, ये दुनिया वही है। हमारे इस मुल्क में रामधारी सिंह दिनकर और हरिवंश राय बच्चन और सुमित्रा नंदन पंत जैसे कवि दिए हैं, लेकिन इन्होंने कल्पना नहीं की होगी कि इनकी पीढ़ी का कोई अगला कवि कुमार विश्वास मर्सिडीज में घूमेगा। इन्होंने इमेजिन नहीं किया होगा, लेकिन वो सच है। कुमार विश्वास जैसे कवि मर्सिडीज में घूमते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि कवि, अब आप पूछेंगे कि क्या कवि बनना अच्छा करियर है? आंसर इज यस एंड नो। अगर आप कुमार विश्वास बन सकते हैं तो यस, अगर आप बन सकते हैं केवल ऑर्कुट और फेसबुक के कवि तो आंसर इज नो। इसीलिए ये बहुत जरूरी है समझना, और उसको बहुत जल्दी समझना जरूरी है कि हम किस मुकाम पर पहुंचते हैं, ये ज्यादा मायने रखेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ करियर। आप राइटर हैं, सही है गलत है, ऐसे भी राइटर्स हैं। मेरे साथ का, हम लोग कंपनी में साथ काम करते थे, मेरा बड़ा क्लोज फ्रेंड है, हिंदी का राइटर हो गया, और उसने जब अपनी नौकरी छोड़ी उसकी तनख्वाह थी 55 लाख रुपए सालाना। हिंदी राइटर 55 लाख रुपए सालाना की नौकरी छोड़ देगा, ये आज से 15-20 साल पहले इमेजिनेशन के बियॉन्ड चीज थी। हिज नेम इज दिव्य प्रकाश दुबे। अगर कुछ लोग हिंदी पढ़ते हो तो शायद आपने नाम सुना हो। वो और हम साथ में ही जो है वो एक ही कंपनी में काम करते थे, और मेरा बड़ा क्लोज फ्रेंड है। उसने 55 लाख रुपए की नौकरी छोड़ दी। 55 लाख मतलब वो 5 लाख रुपए के आसपास महीना। ये आसान नहीं है, और छोड़ दिया, और वो बहुत खुश है। वो बोलता है सही बात ये है कि मैं ज्यादा कमा भी रहा हूँ और ज्यादा खुश भी हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? अब आप मुझसे पूछेंगे कि क्या राइटर बनना सही है? आंसर इज यस एंड नो। आप कहां पहुंच रहे हैं उस करियर में, ये ज्यादा बड़ा इंडिकेटर है, ये ज्यादा बड़ा पैमाना है कंपेयर टू कि आप किस करियर को चुन रहे हैं। किसी ने 20वीं सदी में नहीं सोचा था कि 21वीं सदी टीचर्स को सेलिब्रिटीज बना देगा, बट टुडे वी हैव। मैं दंग रह गया आउटलुक और इंडिया टुडे का कवर पेज देख के, जिसमें कि ये ओझा सर और खान सर और दिव्यकीर्ति सर जैसे लोग कवर पेज पे थे। ये 2000 ईस्वी तक ये हमारी कल्पना से परे चीज थी कि टीचर्स इंडिया टुडे और आउटलुक जैसी मैगजीन के कवर पेज पर होंगे। दे हैव बिकम सेलिब्रिटीज। तो अब आप पूछेंगे क्या टीचिंग में हम पैसा कमा सकते हैं? आंसर इज यस एंड नो। अगर आप उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं तो यस यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं इसको। तो इसीलिए इस चीज को हम लोग को, दो चीज जो मैं आपके साथ छोड़ के जाना चाहूंगा कि फर्स्ट इज की रीइन्वेंशन, अपने आप को आपको हमेशा स्टीवन कवी नाम के एक बहुत बड़े अंग्रेजी राइटर थे जिन्होंने एक किताब लिखी थी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उसमें एक हैबिट उनका जो था, उसमें उन्होंने इसी का जिक्र किया है कि अपने आप को कंटिन्यूअसली, उन्होंने नाम दिया है उस थ्योरी का शार्पनिंग द सॉ, यानी आपको कंटिन्यूअसली अपने आप को तराशते रहना होगा। अब हम लोग उस जमाने में नहीं है कि आपको एक बार बैंक की नौकरी हो गई तो 40 साल के लिए आपका करियर सेट और उसके बाद कुछ नहीं करना है, सुबह जाना है शाम को आना है। नो, आपको शायद हैरत होगी ये जान करके कि इस देश में केवल 3% लोग अब सरकारी जॉब में रह गए हैं, ओनली 3%। और जब तक आपके जैसे लोग बड़े होंगे और नौकरी शुदा होने की तलाश में होंगे, तब तक वो संख्या घट के शायद 0.5% हो जाएगी। 99.5% जॉब जो है इस कंट्री में और इस वर्ल्ड में प्राइवेट सेक्टर में ही होगा, और वहां पर
आपको ये आजादी कभी नहीं मिलेगी कि आपने एक बार लाइन क्रॉस कर लिया और नाउ अब मैं आईएएस हो गया, अब मैं काम करूं या ना करूं, अब मैं जिंदगी भर ऐसे ही रहूंगा। इट विल नॉट हैपन। हम अगर एक बिजनेसमैन है, हम अगर एक एंटरप्रेन्योर है, हम अगर मैनेजमेंट के फील्ड में है, हम अगर एक प्राइवेट कंपनी में अच्छे इंजीनियर हैं, हम अगर एक डॉक्टर हैं, ईच डे इज अ स्ट्रगल। हर एक दिन हमको एक दिहाड़ी मजदूर की तरह काम करना है, अपने आप को शार्पन करना है, आगे बढ़ना है। ये कतई जरूरी नहीं है कि एक आईआईटीएन आज जो आपसे आगे निकल गया तो हमेशा आपसे आगे ही रहेगा। आपको मैं डेटा के साथ बात करता हूँ। आपको पीएम मिश्रा सर जो आप बता रहे थे, आपको उन्होंने डेटा आपसे शेयर करते करते उन्होंने नहीं किया, मैं वही सोच रहा था कल करते शायद वो। इस कंट्री में 2 करोड़ स्टूडेंट हर बैच में होते हैं। 2 करोड़ स्टूडेंट हर बैच में होते हैं यहाँ पर, और आईआईटी में सीटें कितनी है? 10,000 से भी कम। और जिन आईआईटी का आप ड्रीम करते हैं, क्योंकि जब बच्चा जाता है आईआईटी में तो आईआईटी मंडी और आईआईटी रोहतक सोच के नहीं जाता है, वो आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मुंबई सोच के जाता है। वहाँ 3 से 4,000 ही सीटें हैं। 2 करोड़ के बैच में 4,000। लेकिन इससे कतई घबराना नहीं है, क्योंकि ये कतई जरूरी नहीं है कि आज अगर आप आईआईटी के अंदर नहीं जा पा रहे हैं तो इट मीन्स कि आप नेक्स्ट स्टेप पर उनके आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ा आपको मांझना अपने आप को और पड़ेगा, क्योंकि पहले राउंड में तो बहुत आगे निकल गए, तो अगले राउंड में आपकी जो धड़क है वो बहुत ज्यादा रफ्तार में होनी चाहिए, तभी आप उनसे आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हो। दिस इज माय सेकंड थ्योरी। पहला रीइन्वेंशन और दूसरा द थ्योरी ऑफ पिरामिड। ये 2 मैं आपके साथ छोड़ के जाना चाहूंगा। मेरा मैनेजमेंट का है कुछ, एक मुझे टॉपिक जो मिला था मैनेजमेंट के लिए जो बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं, इनको मैं केवल सिंपल थ्योरी बता दूंगा। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली हिंदुस्तान के अंदर 90% कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का सिलेबस एक है। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा रोचक विषय भी है और बहुत ही ज़्यादा अजूबे का विषय भी है कि क्यों बैंक के लिए भी, आर्मी के लिए भी, होटल मैनेजमेंट के लिए भी, मैनेजमेंट के लिए भी, पीओ के लिए भी, एसएससी के लिए भी, मीडिया के लिए भी, फैशन डिजाइनिंग के लिए भी, जर्नलिज्म के लिए भी सिलेबस एक क्यों है? लेकिन एक है। अब या तो आप जो है झंडा निकाल के भारत सरकार का विरोध कीजिए या उसके हिसाब से अपने आप को अडैप्ट कर लीजिए। 4 ही चीज पूछ रहे हैं, इंग्लिश, मैथ्स, जीके, रीजनिंग, यस और नो, है ना? चाहे फौज में जाना चाहिए, एनडीए में, तब भी यही 4 चीज, ठीक है? अगर आप यूपीएससी का जो पहला लेवल आ गया है, एक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, तब भी यही 4 चीज, बैंक में भी यही 4 चीज, एसएससी में भी यही 4 चीज, क्योंकि मैंने कोचिंग भी 2 साल रन किया है तो मैं उसका सिलेबस भी जान रहा हूँ। होटल मैनेजमेंट में भी यही 4 चीज, मास कम्युनिकेशन में भी यही 4 चीज। ये आप अपने फायदे में इसको इस्तेमाल कीजिए। न्यूज़पेपर पढ़ना प्लीज आप लोग शुरू कर दें, ठीक है? बहुत बोरिंग बात आपको कह दी मैंने, लेकिन आप लोग अगर चाहते हैं इन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना, खास तौर पे अगर आप बैंक, एसएससी और एमबीए का आप अगर वो क्वेश्चंस देखें, पैटर्न चेंज कर रहा है। पैटर्न फ्रॉम ग्रामर इट इज मूविंग टू लैंग्वेज। इसका रीजन इंदिरा मैम आएंगी, इसके बाद आपको बेहतर बता पाएंगी। पहले जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो सिंपल आ रहा था कि यहाँ इज लगेगा कि आर लगेगा, ईच दिया है, आइदर दिया है, क्या लग जाएगा यहाँ। तो आप ग्रामर के अगर बहुत बड़े ज्ञाता है तो आप उसको क्रैक कर पा रहे थे इंग्लिश में। अब आप नहीं कर पाएंगे, पैटर्न चेंज कर दिया है। अब आपको कॉम्प्रिहेंशंस बड़े-बड़े मिलेंगे और आपको उसके आधार पे क्वेश्चंस मिलेंगे। चाहे आप एसबीआई का पेपर देखें, चाहे आप आईआईएम अहमदाबाद का पेपर देखें या मैनेजमेंट का पेपर देखें। इसलिए अगर आपको इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आपको वो डेवलप करनी पड़ेगी अगर आपको क्वालिफाई करना है। इसीलिए आपको पेपर, मैगजीन्स और अगर थोड़ा सा आप बेसिक लेवल को क्रॉस कर लिए हैं तो अंग्रेजी के नॉवेल्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। मुझे मालूम है आपको कठिन बात कह रहा हूँ और बोरिंग बात कह रहा हूँ, लेकिन एक चीज को तो गांठ बांध लीजिए कि जिंदगी में आमतौर पे इंपॉर्टेंट चीज बोरिंग होती है और बोरिंग चीज जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। इसकी गांठ बांध लीजिए आप। तो अगर इंपॉर्टेंट चीज है वो तो नॉर्मली बोरिंग होगी और इंटरेस्टिंग चीज है तो नॉर्मली इंपॉर्टेंट नहीं होगी। आइसक्रीम इज वेरी इंटरेस्टिंग बट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, एंड भिंडी इज वेरी बोरिंग बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थ्योरी हमेशा रहेगी। तो इसीलिए अखबार पढ़ना शुरू कर दीजिए। सेकेंड चीज जो है वो आप अपने मैथमेटिक्स को, क्योंकि मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन होता है मैनेजमेंट में इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, लेकिन आपको फास्ट कैलकुलेशन करना होगा। तुम किस क्लास में हो? उठो, खड़ी हो। 17 into 7, 17 कितना होता है? 190
वेरी गुड। पीछे आप किस क्लास में हैं? 19 छके 19 टाइम अप, बैठिए। ये आपको बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन अगर ये आपके अंदर नहीं है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये बेसिक्स है। आप मुझसे पूछेंगे, मैं दावा नहीं कर रहा हूँ या मैं आप बहुत घमंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप 100 तक का टेबल पूछेंगे मैं आपको सुना दूंगा, 100 तक का टेबल सुना दूंगा। लेकिन ये